कानूनों के अंदर काला क्या है। ये जो आंदोलन है ये केवल एक प्रदेश का है। सरकार बोलती है वन नेशन वन मार्केट, ये बिल्कुल झूठ है। एपीएमसी अगर रहेगी या रहे भी, मगर जो मंडियां हैं वो नहीं रहेगी। अमेरिका के अंदर एक किसान परिवार को 44 लाख रुपया सब्सिडी एक साल में मिलती है। भारतवर्ष के एक किसान परिवार को हर किस्म का जो कोई राहत मिलती है वो 15,000 से ज्यादा नहीं मिलती है। उसका प्रभाव सारी जनता के ऊपर पड़ेगा कि अगर ये कानून लागू हो गए तो उनका आने वाले समय में उनका और उनके परिवार का कोई भी भविष्य नहीं है। मंडियों के अंदर टैक्स लगता है वो तो रहेगा, पर सरकार जो अभी जिसका नाम ले रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो A2FL कि जिस समय तक हर घर को कम से कम 35 किलो अनाज नहीं दिया जाएगा उस समय तक हम सरप्लस नहीं है। हम एपीएमसी को खत्म नहीं करेंगे कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में अनाज खरीद करके उसका एक अनलिमिटेड भंडारण कर सकता है। और ये इसकी उत्पत्ति जो पंजाब से हुई ये शायद वहीं तक सीमित है। आज इस चक्का जाम के माध्यम से शायद केंद्रीय सरकार को ये मालूम होगा कि ये आंदोलन अब किसी एक विशेष राज्य का और एक किसी राज्य में जो विशेष रूप की जो फसलें पैदा करते हैं उस स्तर के किसानों का नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो किसान है और जो अन्य लोग भी हैं जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, उन सब लोगों का ये एक अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है। और इसके पीछे बार बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि इन 3 कानूनों के अंदर काला क्या है। इसको मजाक के रूप में लिया जाता है। बड़े दुख की बात है। और जो पूरा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और उसका मीडिया के माध्यम से जो लोगों के अंदर यही भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि इस कानूनों को एक किसानों के हित में बनाया गया है, जिससे 2022 में उनकी आय में वृद्धि होगी और 2 गुना हो जाएगी। बड़े दुख की बात है, आप सब लोग इन बातों से परिचित भी हैं। बहुत ब्रीफली कि पहले कानून में जो आज से पहले जब हमारा देश एक जिस समय उसमें भोजन का संकट होता था 60 के दशक में, उस समय जो इस देश के अंदर कुछ चीजें की गई, एक बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके माध्यम से उस समय एपीएमसी एक्ट बना और जो एमएसपी था वो लागू हुआ। उसका प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे से भारतवर्ष का जो किसान था, विशेष रूप से जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का था, उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर अनाज को पैदा करना शुरू कर दिया। प्राथमिकता के आधार पर ये बड़ी खुशी की बात है। कहाँ तो उन्हें एक अवार्ड और रिवार्ड मिलना चाहिए था उन किसानों को कि उन्होंने पिछले लगभग 60 वर्षों में जो हमारा देश एक फूड डेफिसिट होता था, जहां पर हमें बाहरले देशों से अनाज मंगाना पड़ता था, आज हम फूड सरप्लस सरकार की नजरों में है कि हमारे पास लगभग 4 करोड़ टन अनाज हमेशा हमारे गोदाम में रहता है। पर ये भी सच्चाई नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि जिस समय तक हर घर को कम से कम 35 किलो अनाज नहीं दिया जाएगा तो इस देश के अंदर आज भी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो एक जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, खून की कमी है, उस समय तक हम सरप्लस नहीं है, पर सरकार ये मानती है। तो ये जो एपीएमसी एक्ट आया था उसके माध्यम से जो मंडियां हैं इस देश के अंदर, उसमें एक समझ बनी थी कि केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए, अनाज मंडी, सब्जी मंडी। और उसके तहत भारतवर्ष के अंदर लगभग 42,000 मंडियां होनी चाहिए। उस दिशा में सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। आज हमारे देश में 7 से 9,000 के करीब ही मंडियां हैं और उसमें से जो हमारा अधिकतर मंडी सिस्टम है, जिसको भारतवर्ष में ही नहीं पूरे एशिया में, दुनिया में एक
कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है वो पंजाब हरियाणा का है, कि जहां पर ये मंडी व्यवस्था है और उसके माध्यम से जो एक आम किसान है, जो लघु सीमांत किसान भी है, वो जो पैदावार करता है, उसको ये समझ होती है कि जो मैं पैदा करूंगा वो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर वो मेरी चीज बिक जाएगी, इसलिए वो ये अनाज पैदा करता आया है। और कम से कम आज हमारे देश में ये जो खास तौर पर धान और जो गेहूं है वो एक पीडीएस के माध्यम से हर घर तक किसी न किसी मात्रा में पहुंच रहा है। तो अगर सरकार ये बोलती है, कल भी उन्होंने कहा कि हम एपीएमसी को खत्म नहीं करेंगे, सरकार एपीएमसी को खत्म ना करे, मगर जो एपीएमसी के माध्यम से मंडियों के अंदर टैक्स लगता है वो तो रहेगा। सरकार बोलती है वन नेशन वन मार्केट, ये बिल्कुल झूठ है, इसका बिल्कुल उल्टा है। वन नेशन टू मार्केट होगी, एक जो आपके एक मंडियों के माध्यम से जो चीज बेची जाएगी और दूसरी जो मंडी के बाहर होगी, उसमें कोई भी एक जो व्यापारी है जिसके पास एक पैन कार्ड है वो आकर के डायरेक्ट आपके खेत से, गांव से, आप कहीं से सड़क के किनारे से भी खरीद करके जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो टैक्सेशन का माध्यम से जो किसान है वो हमेशा ये चाहेगा कि अगर उसको 10-20 रुपया ज्यादा मिलता है कहीं पर, वो धीरे धीरे से वो ओपन मार्केट के अंदर अपने प्रोड्यूस को बेचेगा मंडी के माध्यम से, क्योंकि उसमें मंडी में कई तरह के छोटे छोटे टैक्स लगते हैं, उसमें सरकार ने राहत नहीं दी। और 3-4 साल के अंदर क्या होगा, जिस तरह से आपने देखा है, जिस तरह से जब ये जियो टेलीफोन को इस देश के अंदर लाया गया, शुरू में उसको कितना सस्ता रखा गया और धीरे धीरे से कैसे उसने बीएसएनएल को टेक ओवर किया। आज हम जो स्कूलों के अंदर देखते हैं कि जो हमारे प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनको किस तरह से धीरे धीरे फेल किया गया और प्राइवेट एजुकेशन की तरफ हर लोगों का रुझान हो गया, और उसका जो प्रभाव है आम आदमी के जीवन में पड़ रहा है। एपीएमसी अगर रहेगी या रहे भी, मगर जो मंडियां हैं वो नहीं रहेगी और वो लोग भी धीरे धीरे ओपन मार्केट की दिशा में आएंगे, और उसका जो प्रभाव है एक आम किसान परिवार के ऊपर उसका प्रभाव इसलिए अधिक पड़ेगा क्योंकि दूसरे कानून में जो संशोधन किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में अनाज है या कोई भी चीज है, स्पाइसेस है, उसको खरीद करके उसका एक अनलिमिटेड भंडारण कर सकता है। वो तो आप लोगों को मालूम है, जिस समय इस देश में प्याज की पैदावार होती है, खास तौर पर जो रबी के क्रॉप वाली, उसका भंडारण करके, और जो नवंबर दिसंबर में एक कमी पड़ती है उस भंडारण का मिसयूज करते हुए उस समय 2, 4 और 8 रुपए किलो प्याज खरीद करके 40, 50 और 60 रुपए जिस तरह बेचा जाता है, उसका प्रभाव सारी जनता के ऊपर पड़ेगा। जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो एक बदलाव लाया गया है, तो हम अपना खेत और अपनी जमीन एक उसके लिए देते हैं कि उसके ऊपर वो कृषि करे या करवाए, उसके ऊपर वो सरकार से, जो सरकार बहुत उस बात का प्रचार कर रही है कि उन्होंने कृषि के अंदर बहुत लोन पैदा कर दिया है और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी, वो लोग ले सकते हैं। सिर्फ उसका लोन की जगह क्रेडिट नाम डाला है, मगर वो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में, कल अगर जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो उसके हमारी खेती के ऊपर, क्योंकि उसके लिए कोई श्योरिटी तो चाहिए, तो श्योरिटी किस बेसिस पे होगी? कोई ऐसा व्यापारी आता है जो हमारे से खेती करवाता है, तो वो खेती और उसकी उपज ही उसकी श्योरिटी होगी। उससे एक लंबे समय के ऊपर जो किसान है उसकी खेती उससे छीनी जा सकती है। और ये जो डर बैठा है इस समय किसान में पूरी देश के अंदर, इसलिए आपने देखा है 5 साल से 90 साल तक के बच्चे से बुजुर्ग तक, महिलाओं से नौजवान तक, जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठा उनको पता है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो उनका आने वाले समय में उनका और उनके परिवार का कोई भी भविष्य नहीं है। इसलिए जो किसान मांग करता है कि अगर आप इसके अंदर ये करना चाहते थे तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 के दशक में जो पास हुआ था, उस आधार पर आप उसको एक कानूनी जामा पहनाइए, उसको एक लीगल राइट बनाएं। अगर हमारी मक्की
हिमाचल प्रदेश में 1850 रुपए जिसकी कीमत है, उसके बाद अगर वो मंडी में बिकती है या कोई उसको प्राइवेट व्यापारी लेता है या इंडस्ट्री वाला खरीदता है, अगर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उसकी कीमत 1850 रुपए न्यूनतम रहेगी, उससे ऊपर कोई भी खरीद सकता है, तो किसान को कोई समस्या नहीं है। इन कानूनों से पहले अगर सरकार एमएसपी को एक लीगल राइट बनाती और उसको सीमित ना करती केवल जो 23 किस्म की क्रॉप्स हैं, तो शायद ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या, ये जो 23 क्रॉप्स हैं हमारी रबी और खरीफ की, इसके अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार CACP जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके माध्यम से तय तो करती है, मगर जैसा उसके लिए लंबी मांग रही है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का जो सुझाव था केंद्रीय सरकार के लिए कि उसका फार्मूला कि लागत मूल्य में 50% का मुनाफा और जो लागत मूल्य निकलेगा उसके अंदर जो जमीन है उसके ऊपर जो एक खर्चा, एक उसका जो रेंट है और जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड किया जाएगा। पर सरकार जो अभी जिसका नाम ले रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो A2FL फार्मूला की फैमिली लेबर को उसमें ऐड किया है, बाकी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और इसको इस समय संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे एंडोर्स किया है, ये केवल अभी 23 आइटम तक नहीं रहेगी, बल्कि किसान जो भी उत्पादन करता है भारतवर्ष के अंदर, हम लगभग कोई 2500 से ज्यादा किस्म के जो फूड रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, वो पैदा करते हैं। हमारी इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, तो उनको किसानों को उपजों के आधार पर ना बांटा जाए, हर उपज का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये मांग को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में भी जो किसान है और उसमें भी विशेष रूप से हम जो यहाँ पर फल और सब्जियां विशेष रूप से पैदा करते हैं, उसके अलावा जो फूल है, दूध है, शहद है, ऊन है, वो पैदा करते हैं अनाज के अलावा, उन सब चीजों पे हम लोगों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अब ये कई बार ये मीडिया से भी प्रश्न होता है, कई जगह से आता है कि हिमाचल में अभी इसमें तेजी नहीं आई आंदोलन में, मगर ये पीछे कोविड और पंचायत चुनावों की वजह से थोड़ी किसानों की अटेंशन डाइवर्स थी, मगर आने वाले समय में इसमें एक राज्य अधिवेशन के माध्यम से पूरे हिमाचल के मुद्दों को लेते हुए आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपनी मांगों को इसके साथ जोड़ते हुए ये आंदोलन आगे को बढ़ेगा। अंत में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इस साजिश के पीछे जहाँ एक तरफ अदानी और अंबानी है कि अब वो इस समय फूड इंडस्ट्री के अंदर उसकी स्टोरेज से लेकर जाना चाहते हैं, मगर इसके पीछे जो मोनसेंटो और कारगिल जैसी मल्टीनेशनल्स भी हैं, इसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF भी है, जिनका मानना है कि ये जो एक सब्सिडी किसी भी फॉर्म में जो दी जाती है, ना तो इसका प्रोक्योरमेंट हो, ना PDS के माध्यम से इसे बांटा जाए। इन मुद्दों को लेकर के भी इस समय जो सरकार ने एक जो पोजीशनिंग ली हुई है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। अमेरिका के अंदर एक किसान परिवार को 44 लाख रुपया सब्सिडी एक साल में मिलती है। भारतवर्ष के एक किसान परिवार को हर किस्म का जो कोई राहत मिलती है वो 15,000 से ज्यादा नहीं मिलती है, उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय WTO, IMF, मोनसेंटो, कारगिल जैसी कंपनियों का दबाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर अदानी और अंबानी जैसे जो बड़े बिग कॉरपोरेट्स हैं इसके अंदर आना चाहते हैं, वो एक कॉरपोरेट खेती के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो हम उसका विरोध करते हुए MSP की मांग के लिए निरंतरता में एक लड़ते रहेंगे और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर सारे आह्वानों को एक मानते हुए हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के ऊपर भी अब ये पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन चलेगा।